आ जाओ। बाकी जने भी आ जाओ। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ठीक है, जो मैं चीज करवा रहा हूँ ना उसको नोट डाउन करते रहना आप। ठीक है, तो ये सेक्शन, ये जो एक्ट है 2005 का, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये क्या डील करता है? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट डील करेगा जो भी महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट बना हुआ है। ठीक है, और इस एक्ट की सबसे बड़ी बात यह है, सबसे पहले आप ये ध्यान रखना है, इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया, मतलब भूतलक्षी प्रभाव से इसको लागू किया गया। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया इस एक्ट को। कौन कब दिया गया, कैसे दिया गया, तो उस पर एक केस लो है, पहले सबसे पहले तो उसका केस लो लिखो आप, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ रखा है कई बार एग्जाम में। वीडी बनोत वर्सेस सविता बनोत 2012, इस एक्ट को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया है, ये चीज ध्यान रखना आप पहले तो। अभी एक्ट को वीडी बनोत वर्सेस सविता बनोत, इस एक्ट को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया है। अब देखो इसमें दो डेट है, दोनों डेटें याद होनी चाहिए आपको, कब ये इनेक्ट हुआ और कब ये इन्फोर्स हुआ। तो मेन तो आपको इन्फोर्समेंट की डेट याद होनी चाहिए, 26 अक्टूबर 2006 को ये एक्ट, अभी आने वाला है 26 अक्टूबर, तो 26 अक्टूबर 2006 को ये एक्ट, 13 सितंबर 2005 को और 26 अक्टूबर 2006 को ये क्या हुआ, इन्फोर्स हो गया। ठीक है, तो ये दो डेट याद रखना आप इसका। अब इसमें ये क्या कहना चाह रहा है, इसका मेन पर्पस क्या है इस एक्ट का, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर मोर इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन who are victim of a violence of any kind of occurring within the family or for matter connected therewith or incidental therewith। मतलब जो भी घरेलू हिंसा का, परिवार के अंदर जो भी घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है, उन महिलाओं के बारे में ये एक्ट प्रोविजन करता है। ठीक है, तो उन महिलाओं के बारे में बताता है ये। ठीक है, तो इस एक्ट का सिंपल में देखो, इसका शॉर्ट टाइटल आएगा तो ऑब्वियसली द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। कहाँ पर अप्लाई है, पूरे भारत पर अप्लाई है। कब से अप्लाई किया, 26 अक्टूबर 2010, 2006 से, 26 अक्टूबर 2006 से ये अप्लाई। अब देखो उसकी डेफिनेशन क्लोज है ना, तो देखो डेफिनेशन क्लोज में आपको कौन कौन सी डेफिनेशन याद रखनी है, उसको नोट डाउन कर लो। एक तो पहली, अग्राइव्ड पर्सन, व्यतीत व्यक्ति, ठीक है, दूसरा चाइल्ड, ए बी, तीसरा आपको याद रखनी है डोमेस्टिक इंसिडेंटल रिपोर्ट, ई, क्लोज ई, इंपॉर्टेंट। फिर आ गया एफ, डोमेस्टिक रिलेशनशिप, इंपॉर्टेंट है। फिर आप लिखो इसमें मेडिकल फैसिलिटी, जे। फिर लिखो के, मॉनिटरी लीव। फिर आप लिखो क्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्पोंडेंट, क्यू। फिर आप लिखो इसमें एस, शेयर्ड हाउस, हाउस होल्ड, शेयर्ड हाउस होल्ड के बारे में। बस ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो अब अग्राइव पर्सन, देखो याद तो आपको पूरी 20 डेफिनेशन ही होनी चाहिए, अगर नहीं याद है तो कम से कम आपको ये तो याद होनी चाहिए इसकी क्लोज। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब सबसे पहले अग्राइव पर्सन के बारे में प्रोविजन है। अग्राइव पर्सन कौन है, इसके बारे में बोल रहा है, मीन एनी वुमेन हु इज और हैज बीन इन ए डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द रेस्पोंडेंट एंड हु एटलीस्ट टू हैव बीन सब्जेक्ट टू एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बाय द रेस्पोंडेंट। ऐसी महिला जो डोमेस्टिक, घरेलू नातेदारी के दिन, डोमेस्टिक रिलेशन के दिन किसी रेस्पोंडेंट के साथ रह रही है और उसने उसके साथ क्या किया, डोमेस्टिक वायलेंस किया रेस्पोंडेंट ने, तो अग्राइव पर्सन वो हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब चाइल्ड में क्या है, चाइल्ड में कौन आएगा, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर और एडॉप्टिव
एडॉप्टेड स्टेप या फिर फोस्टर चाइल्ड। तो 4 तरह के चाइल्ड हैं यहाँ पर, 18 साल से कम के, एडॉप्ट वाले, स्टेप वाले और फोस्टर वाले। दत्तक वाले, सौतेले और ये फोस्टर केयर वाले और 18 साल से कम के वाले। ठीक है, ये चीज होगी। अब सी कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, कंपनसेशन ऑर्डर है जो 22 वाले होते हैं, कस्टडी ऑर्डर है जो 21 वाले होते हैं, ये डी। अब ई आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। तो ये इंसिडेंट रिपोर्ट कौन तैयार करता है? ये कह रहा है कि ए रिपोर्ट मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑन ए रिसीप्ट ऑफ ए कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस फ्रॉम एन अग्राइव पर्सन। जैसे ही अग्राइव पर्सन से हमने डोमेस्टिक वायलेंस की कोई रिपोर्ट प्राप्त की, परिवाद की प्राप्ति पर ये रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जो भी रिपोर्ट लिखाएगा ना, इसी को कहेंगे डोमेस्टिक इंसिडेंशियल रिपोर्ट। जो भी जैसे जैसे उसने कंप्लेंट पेश की, तो ठीक है, तो एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, तो उसको कहेंगे हम डोमेस्टिक इंसिडेंशियल रिपोर्ट। अब आ जाओ, डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है? कि ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन द टू पर्सन हु लिव और हैव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लिव टुगेदर इन ए शेयर हाउस होल्ड। यहाँ पर भी दो व्यक्ति शेयर हाउस होल्ड में एक साथ रह रहे हैं, चाहे वो दे आर रिलेटेड बाय, चाहे वो विवाह से संबंधित हो या रिलेशनशिप विवाह से संबंधित कोई नातेदारी के संबंध में हो, या फिर कंसेंग्यूनिटी से संबंधित हो, उससे संबंधित हो, या फिर वो ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हो, तो वो सब क्या है, जो उसके पारिवारिक सदस्य हैं वो सब क्या है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहेगा। मतलब एक साथ जो रह रहे हैं, चाहे वो विवाह से संबंधित हो, चाहे वो नातेदारी हो उनके बीच में, या फिर वो ज्वाइंट फैमिली हो, उन संबंध में रह रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे, हम डोमेस्टिक रिलेशनशिप कहेंगे। अब नेक्स्ट आ जाओ, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, सेक्शन 3 में इतना इंपॉर्टेंट। मजिस्ट्रेट क्या है, क्योंकि मजिस्ट्रेट के बारे में दे रखा है, इसमें एमएम या जेएम फर्स्ट होगा, ध्यान रखना। जहां पर भी अग्राइव पर्सन अस्थायी रूप से या फिर अदरवाइज वहां पर रेजिडेंट कर रहा है, या फिर जहां पर भी प्रति जो भी रेस्पोंडेंट है वो रेजिडेंट कर रहा है, यहाँ पर जहां पर भी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, जहां पर भी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, वहां का जो भी जुडिशियल का प्रयोग करने वाला एमएम या फिर जेएम फर्स्ट, एमएम या फिर जेएम फर्स्ट क्या होगा, वो मजिस्ट्रेट कहलाएगा यहाँ पर। फिर आ गया मेडिकल फैसिलिटी के बारे में, जो स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करेंगी वही मेडिकल फैसिलिटी, ध्यान रखना, मेडिकल फैसिलिटी जे के बारे में जो स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करेंगे, जे में। फिर आ गया के में, मॉनिटरी रिलीफ। तो मॉनिटरी रिलीफ क्या होता है, जो सेक्शन 20 वाली जो रिलीफ होगी ना, वही मॉनिटरी रिलीफ होगी यहाँ पर सेक्शन 20 में, और इसमें दोनों में हम पढ़ेंगे साथ में, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। ये के में है, ये कह रहा है कि भी द कंपनसेशन व्हेन द मजिस्ट्रेट मे ऑर्डर द रेस्पोंडेंट टू पे टू द अग्राइव पर्सन। जहां पर भी कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा कि आप अग्राइव रेस्पोंडेंट को ऑर्डर देगा कि आप अग्राइव पर्सन को मॉनिटरी रिलीफ दो, जो उसने घरेलू हिंसा में उसके साथ हुई है उसमें, तो उसको एक ऑर्डर देगा। किसको देगा, रेस्पोंडेंट को देगा कि आप इसको दो। ठीक है, सुनवाई करने के बाद वो कोर्ट को लगेगा कि उसको मॉनिटरी रिलीफ दी जानी चाहिए, तो कोर्ट उसको रेस्पोंडेंट को ऑर्डर दे सकता है यहाँ पर। ठीक है, आगे नोटिफिकेशन है, एल में कोई काम का नहीं है, एम में प्रिस्क्रिप्शन है, छोड़ दो इसको। एन में प्रोटेक्शन ऑफिसर आ गया। ठीक है, तो एन प्रोटेक्शन ऑफिसर के बारे में प्रोविजन करता है सेक्शन 8 जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रख लेना, यहाँ पर एन में, वहां पर सेक्शन 8 में प्रोटेक्शन ऑफिसर। फिर आ गया हम प्रोटेक्शन ऑर्डर का है तो सेक्शन 18 में। ठीक है, और रेजिडेंशियल ऑर्डर का है तो सेक्शन 19 में, ये पी में आ गया। अब क्यू आ जाओ, इसमें रेस्पोंडेंट के बारे में देखो, रेस्पोंडेंट की डेफिनेशन चेंज हो गई यहाँ पर अब एनी पर्सन वर्ड यूज कर लिया इन्होंने। इस पे केस लॉ भी है, वो केस लॉ भी मेरे पास आपके नोट डाउन है आपके पास, रेस्पोंडेंट की डेफिनेशन चेंज, उस पे केस लॉ है। चलो वो केस लॉ मैं आपको बाद में बता दूंगा। देखो मेन सर वो हीरल परसोरा वर्सेस कुसुम नरोत्तम, हाँ यही केस लॉ है, इसमें एनी पर्सन वर्ड यूज कर लिया इन्होंने। हाँ यही केस लॉ है। ठीक है, तो रेस्पोंडेंट की डेफिनेशन चेंज हो गई, अब एनी पर्सन वर्ड यूज कर लिया इन्होंने। ठीक है, एनी केस पर्सन आ गया रिपीट यहाँ पे। करना। हाँ एक बार रिपीट कर देना केस वापस। हीरल परसोरा वर्सेस कुसुम नरोत्तम। ठीक है, तो ये हो गया रेस्पोंडेंट के बारे में। एनी पर्सन वर्ड यूज कर लिया इसने। अब इसमें कह दिया कि एनी पर्सन हु और हु इज और हैज बीन इन a domestic relationship with the aggrieved person and again whom the aggrieved person has southly and live under this act। भाई जिस पर्सन के साथ जो भी एग्राइव पर्सन है डोमेस्टिक रिलेशन के साथ रह रहा है,
है या रहा है, मतलब फ्यूचर में भी आ गया, और जिससे एग्राइव पर्सन ने रिलीफ मांगी है, वो पर्सन इसमें आएगा। और अग्राइव पर्सन में अग्राइव वाइफ, व्यतीत पत्नी, या फिर कोई भी फीमेल लिविंग इन रिलेशनशिप इन द नेचर of marriage may also file a complaint against the relative of husband or male partner। तो मतलब वाइफ भी और लिव इन रिलेशनशिप में रह रही कोई भी वुमेन भी अपने पति के या फिर उसके जो भी रिलेटिव होंगे उसके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का परिवाद फाइल कर सकती है। ये चीज ध्यान रखना है इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट बात, जो सर्विस प्रोवाइडर कौन होगा, सेक्शन 10 में दे रखा है वो सर्विस प्रोवाइडर। अब आ जाओ शेयर हाउस होल्ड एस के बारे में। तो शेयर हाउस होल्ड में आप इसका ये मेन यही चीज याद रखना। अब शेयर हाउस होल्ड में क्या क्या होंगे, मीन्स ए हाउस होल्ड वेयर द पर्सन अग्राइव लीव और एनी स्टेज हैज लीव इन ए डोमेस्टिक रिलेशनशिप एदर सिंगली और अलोंग विद द रेस्पोंडेंट। और उसमें कौन कौन से होंगे, जहां पर वो ऑब्वियसली जहां तो अकेली या फिर जो भी रेस्पोंडेंट उसके साथ रह रही है वही होगा शेयर हाउस होल्ड। और उसके अंदर कोई भी हाउस होल्ड है वहां पर जहां पर वो संयुक्त रूप से रह रहे हैं या फिर जो उन्होंने किराए पर लिए कोई जगह वो हो सकते हैं, या फिर दोनों का या तो ज्वाइंटली या फिर सेपरेटली कोई भी राइट टाइटल या इंटरेस्ट है, तो सब कुछ क्या आ जाएगा, शेयर हाउस होल्ड में आ जाएगा। बस इसमें ये चीज ध्यान रखना आपको। और शेल्टर होम में क्या आएगा, शेल्टर होम के बारे में दे रखा है जो भी स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करेगी वही शेल्टर होम, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज होगी। अब नेक्स्ट में आ जाओ। अब देखो सेक्शन 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन। तो आपसे सेक्शन 3 भी पूछ सकता है और सेक्शन 2 का क्लोज जी भी पूछ सकता है। सेक्शन 3 और 2 का क्लोज जी दोनों में ही बता रखा है कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या है। मेंस में आए तो आपको दोनों सेक्शन लिखना है, सेक्शन 3 भी लिखना है, सेक्शन 2G भी लिखना है, ठीक है। अब डोमेस्टिक वायलेंस क्या कहता है, क्या है डोमेस्टिक वायलेंस, इसकी डेफिनेशन देती है। तो देखो डेफिनेशन 4 क्लोज है, चारों क्लोज याद होने चाहिए आपको, और एक्सप्लेनेशन में भी 4 क्लोज हैं। तो चारों पहले एक्सप्लेनेशन में भी 4 क्लोज, वही चारों क्लोज आपको याद होने चाहिए। अब क्या कहता है डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस ये कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट एनी एक्ट ओमिशन और कमीशन और कंडक्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट डोमेस्टिक वायलेंस इन केस इट, ठीक है। कोई भी एक्ट है, ओमिशन है, कमीशन है, कंडक्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट, वो डोमेस्टिक वायलेंस होगा यदि वो 4 चीजें करेगा। कौन कौन सी करेगा, हार्म, इंजरी और इंडेंजरस द हेल्थ, सेफ्टी, लाइफ, लिम और वेल बीइंग whether physically or mentally or aggrieve person or tend to do so include causing physically abuse, sexually abuse, verbal or emotional abuse और economical abuse, सारे चीज आ गई इसमें, सब कुछ कह दिया, ठीक है। ये सब चीजें करेगा अग्राइव पर्सन तो क्या कहलाएगा, वो डोमेस्टिक वायलेंस कहलाएगा, ठीक है। ये चीज कह रहा है पहले क्लोज में। दूसरे क्लोज में क्या कहता है, कोई भी हरासमेंट कर रहा है, कोई भी हार्म्स कर रहा है, इंजरी कर रहा है, इंडेंजरस द अग्राइव पर्सन विद द व्यू टू force her or any other person related to her meet any unlawful demand for the dowry or other property of valuable security। देखो हरेस, हार्म और इंजरी और इंडेंजरस कर रहा है अग्राइव पर्सन की लाइफ, किसके लिए, कि भैया आप डॉवरी दो, कोई भी प्रॉपर्टी दो या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी दो, इसकी मांग के लिए कोई अरेस्ट कर रहा है, हार्म कर रहा है, इंजरी कर रहा है, इंडेंजरस कर रहा है अग्राइव पर्सन की लाइफ को, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस माना जाएगा। और सी क्लोज में कह दिया हैज द इफेक्ट ऑफ थ्रेटिंग द अग्राइव पर्सन और एनी पर्सन रिलेटिंग टू द हर बाय एनी कंडक्ट मेंशन इन क्लोज ए और बी। ऐसा आचरण कर रहा है कि मतलब वो क्या कर रहा है, आप उसको धमकी दे रहे हैं, यहाँ पर थ्रेटिंग कर रहा है यहाँ पर वो, ताकि उसके दहेज की मांग कर सके या फिर उसको जो ए और बी क्लोज में उन सबको चीजों की मांग करने के लिए धमकी देना, थ्रेटिंग करना, तो हो गया। या फिर अदरवाइज इंजरी और कॉज हार्म वेदर फिजिकली और मेंटली टू द अग्राइव पर्सन, व्यतीत व्यक्ति को अन्यथा हार्म कर रहा है फिजिकली मेंटली, तो सब क्या होगा, डोमेस्टिक वायलेंस में आएगा। याद रखना, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी आ सकती है, प्री में आपसे पूछ सकते हैं कौन सा शामिल नहीं है, तो आप अगर पढ़ी हुई भी एक बार आपने तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में आ जाओ, फिजिकल अब्यूज क्या है। फिजिकली अब्यूज इसमें कोई भी एक्ट और ओमिशन, सॉरी एक्ट और कंडक्ट है, कोई एनी एक्ट और कंडक्ट व्हिच इज और ऑफ सच ए नेचर हैज टू द कॉज बॉडली पेन, हार्म और डेंजरस टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ
इम्पेयर द हेल्थ और डेवलपमेंट ऑफ द अग्राइव पर्सन एंड इंक्लूड असॉल्ट, क्रिमिनली इंटिमिडेशन और क्रिमिनली फोर्स। ठीक है, ऐसी नेचर का हार्म जिससे उसको लग रहा है कि उसके उसके बॉडली पेन होगा, हार्म होगा, डेंजरस उसकी लाइफ होगी, और क्या करेगा उसके ऊपर। देखो तीन चीजें इसमें, असॉल्ट है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन है और क्रिमिनली फोर्स है। हमला, आपराधिक अभित्रास और आपराधिक बल। असॉल्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और क्रिमिनल फोर्स है इसमें। ये चीज ध्यान रखना, आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब आ गया सेक्सुअली अब्यूज में क्या आएगा, तो एनी कंडक्ट ऑफ ए सेक्सुअली नेचर दैट अब्यूज ह्यूमैनिटीज, डिग्रेड्स और अदरवाइज वायलेट द डिग्निटी ऑफ वुमेन। भाई महिला की अब्यूज करेगा, ह्यूमिलेट्स करेगा, डिग्रेड्स करेगा और अदरवाइज वायलेट्स करेगा द डिग्निटी ऑफ वुमेन, तो सेक्सुअल अब्यूज में आएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट में, वर्बली एंड इमोशनली अब्यूज में क्या होगा, कोई भी इंसल्ट करना, रेडिक्यूल करना, ह्यूमिलिटेशन करना, नेम कॉलिंग और इंसल्ट और रेडिकुलस, स्पेशली विद द रिगार्ड टू नॉट हैविंग ए चाइल्ड और ए मेल चाइल्ड। मतलब ऐसी तरह से उसको अपमान करना, उसको गाली देना, इसके संदर्भ में उसका कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ या फिर उसका कोई मेल बच्चा पैदा नहीं हुआ, ऐसा अब्यूज करना उसको, तो वो सब क्या होगा। और उसके साथ साथ क्या होगा, repeated threat to the cause physically pain to the person in whom the aggrieved person is interested। कि मैं आपके घर वालों को मार दूंगा, मैं उसको मार दूंगा, तो ये इस तरह से फिजिकल, ये वर्बली अब्यूज करना कि जो भी इंटरेस्टेड है अग्राइव पर्सन के, उसके पर्सन को आप हार्म करने के लिए, फिजिकली हार्म करने के लिए, इसको फिजिकली पेन करने के लिए उसको बार बार थ्रेट कर रहा है, धमकी दे रहा है, किया नहीं लेकिन थ्रेट कर रहा है, तो भी ये क्या है, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस है। उसके अलावा इकोनॉमिकल अब्यूज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तीनों अब्यूज याद रखना, फिजिकली, सेक्सुअली, वर्बली, इमोशनली और इकोनॉमिकली अब्यूज भी। अब इकोनॉमिकली अब्यूज में क्या आएगा, इंक्लूड deprivation of all or any economical or financially resources to which the aggrieved person is entitled under any law or custom। मतलब जहां पर भी किसी भी लॉ और कस्टम के दिन अग्राइव पर्सन इंटाइटल है इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल रिसोर्स का, उससे आप उसको वंचित कर रहे हो, आप उसको डिप्राइवेशन कर रहे हो, आप उससे छीन रहे हो, तो वो भी एक तरह का डोमेस्टिक वायलेंस है। ठीक है, तो ये चीज आ गई। उसके अलावा बी क्लोज में डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड इफेक्ट, बी क्लोज में आ जाए उसके, हाउस होल्ड इफेक्ट के जो भी चीजें उनको डिस्पोजल कर रहे हो आप उसको, वो किसी भी रूप में हो सकती है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, असेट्स के रूप में हो सकती है, मूवेबल, इमूवेबल, वैल्यूएबल, शेयर, सिक्योरिटी, बॉन्ड, किसी भी रूप में हो सकती है वहां, उससे आप क्या कर रहे हो, उसको डिस्पोजल कर रहे हो, हाउस होल्ड इफेक्ट्स का। ठीक है, तो वहां पर भी क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस है। उसके अलावा क्या कर रहे हो आप, सी क्लोज में प्रोहिबिशन और रेस्ट्रिक्शन टू द कंटिन्यूअस एक्सेस टू द रिसोर्स और फैसिलिटी व्हिच द अग्राइव पर्सन इज एंटाइटल्ड टू यूज और एंजॉय बाय वर्चुअल ऑफ द डोमेस्टिक रिलेशनशिप इंक्लूड एक्सेस टू द शेयर हाउस। आप उसको वंचित कर रहे हो इसके लिए, जो उसको राइट है यूज करने का, एंजॉय करने का डोमेस्टिक रिलेशनशिप के लिए, प्रोहिबिशन लगा रहे हो, रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, जो भी फैसिलिटी उसको मिल रही है उन सब के लिए इसका वो इंटाइटल है। ठीक है, तो उसको कर रहे हो, तो वो भी क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस है। उसके अलावा एक्सप्लेनेशन सेकंड में क्या कह रहा है, सिंपल सा बात कर रहा है कि कोई भी एक्ट, कमीशन, कमीशन और कंडक्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट डोमेस्टिक वायलेंस की श्रेणी में आता है नहीं आता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस शैल बी टेक इनटू द कंसीडरेशन। मामले की परिस्थिति को विचार करने के बाद ही हम बताएंगे कि भैया ये क्या इसका एक्ट डोमेस्टिक वायलेंस में आता है नहीं आता है, तो जो भी हम देखेंगे मैटर देख के ही बताएंगे। ठीक है, तो ये जो देखो था वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसलिए मैंने इसको अच्छे से करा दिया। अब आ जाओ मेन चीजें आए, ज्यादा खास है नहीं इसमें, आपको तो सिर्फ सेक्शन याद रखना है इसमें और अथॉरिटी याद रखना है, तो ये हिसाब से इतना ही आएगा आपके। अब देखो इसमें जो सेक्शन 4 में क्या कह रहा है, इन्फॉर्मेशन टू द प्रोबेशन ऑफिसर, एक्सक्लूजन ऑफ लायबिलिटी टू इन्फॉर्मेंट। जो भी प्रोबेशन ऑफिसर को सूचना दे रहा है, इसमें क्या कर रहा है कि एनी पर्सन हु हैज टू रीजन टू बिलीव ऑन अ डोमेस्टिक वायलेंस हैज बीन और इज बीन लाइकली टू बी कमिट और मे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इट टू द कंसर्न प्रोबेशन ऑफिसर। ठीक है, तो जिस व्यक्ति को भी डोमेस्टिक वायलेंस की सूचना मिली, कोई भी पर्सन हो, वो प्रोबेशन ऑफिसर को इसकी सूचना दे सकता है, और यदि उसने बोनाफाइडली कोई सूचना दी है तो कोई भी क्रिमिनल और सिविल लायबिलिटी उस पर नहीं बनेगी। ठीक है, तो कोई भी पर्सन को जिसको लग रहा है ना कि यहाँ पर कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, किया जा रहा है, या संभावना भी है उसको ऐसा लग रहा है, तो वो ऐसी सूचना दे सकता है, और उसने अगर बोनाफाइडली इन्फॉर्मेशन दी है तो कोई भी सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी उसकी नहीं होगी। सेक्शन 4 में ये बात कह रहा है।
अब आएंगे हम सेक्शन 5 में क्या बात कर रहा है। सेक्शन 5 में क्या बात कर रहा है कि सभी पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर और मजिस्ट्रेट की कुछ ड्यूटीज हैं। तो क्या क्या ड्यूटीज है उनकी, तो सीधी सी ड्यूटी है इसमें। देखो तीनों पुलिस ऑफिसर हो गया, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर, मजिस्ट्रेट, 4 व्यक्ति हैं। देखो हेडिंग में तो 3 दे रखा है, लेकिन अंदर में 4 है। जो 4 व्यक्ति है ध्यान रखना इसमें, पुलिस ऑफिसर, ठीक है, प्रोबेशन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर और मजिस्ट्रेट। घरेलू हिंसा की कोई भी कंप्लेंट प्राप्त हुई या डोमेस्टिक वायलेंस के स्थान पर ये प्रेजेंट है, या उनको कोई ये डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो हमने पीछे पढ़ के आए थे ना, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, ठीक है, ई में थी ना, हाँ ई में थी वो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, वो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, तो क्या करेगा, तो इसकी ड्यूटी होगी इन चारों की, क्या होगी, जो अग्राही पर्सन हो उसको सूचना देगा। ये 4 तरह की सूचना देगा। क्या देगा, उसको कहेगा भैया आप इस एक्ट के अधीन बहुत सारे ऑर्डर हैं, फॉर एग्जाम्पल मॉनिटरी रिलीफ के लिए ऑर्डर है, कस्टडी ऑर्डर है, इनके लिए आप मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकते हो, इसकी सूचना देगा पहला। दूसरी क्या सूचना देगा, अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस, भाई सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस की अवेलेबिलिटी क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है आपको सर्विस प्रोवाइड करवाएगा, उसकी सूचना देगा। प्रोटेक्शन ऑफिसर की सेवाओं की सूचना देगा, अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर। और क्या सूचना देगा कि आप लीगल एड के अधीन फ्री लीगल एड के भी हकदार हो, उसकी भी सूचना देगा। और क्या सूचना देगा, 498 की कंप्लेंट भी कर सकते हो आप, इसकी भी सूचना देगा। ठीक है, ये सब चीज सूचना ये देगा, ये चारों व्यक्ति देंगे इसको सूचना। किसको देंगे, अग्राही पर्सन को। अब आगे इसमें प्रोवाइडेड में सिंपल सा ये कह दिया, प्रोवाइडेड ये कहता है कि जहां पर भी तो मतलब ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो ना, ऑफेंस हो गया तो पुलिस अधिकारी का इसका मतलब ये नहीं है कि अपने जो ड्यूटीज है उससे मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो जो उसको तो उसके कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया तो उसको रोकने की डायरेक्ट बिना वारंट के गिरफ्तार करने की पावर होती है पुलिस ऑफिसर को। तो वहां पर उस सूचना की प्राप्ति पर विधि के अनुसार अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं होगा वहां पर ये। ठीक है, तो मतलब जो जहाँ पर भी ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया ना, वहां पर डायरेक्ट गिरफ्तारी करेगा। वहां पर इसका मतलब ये नहीं कि अपनी ड्यूटी से वो फ्री हो गया, नहीं। ठीक है, तो इसमें यही कहना चाह रहा है कि बस यही कहना चाह रहा है इसमें कि भाई अपनी ड्यूटी से मुक्त नहीं होगा। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना की प्राप्ति पर विधि अनुसार अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं होगा। तो वहां पर ऐसा मतलब ये नहीं है कि वहां पर आप कुछ कार्रवाई नहीं करोगे, तो वहां पर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। ये आ गया। अब आ गया देखो सेक्शन 6, 7 दोनों इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6 में शेल्टर होम और सेक्शन 7 में मेडिकल फैसिलिटी। ठीक है, तो देखो शेल्टर होम की ड्यूटीज क्या क्या है, तो उसके बारे में सेक्शन 6 में दे रखा है। अग्राही, देखो इसमें 3 व्यक्ति है, अग्राही पर्सन, प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर। देखो जो भी शेल्टर होम का जो भी केयर टेकर होगा, जो भी पर्सन होगा, पर्सन इंचार्ज होगा, उसको कुछ ड्यूटीज होगी कि उसको ड्यूटीज क्या होगी, अग्राही पर्सन को शेल्टर होम की फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाए। लेकिन इसके लिए एप्लीकेशन कौन देगा, तो देखो 3 व्यक्ति देंगे। अग्राही पर्सन खुद भी दे सकता है, प्रोटेक्शन ऑफिसर दे सकता है, सर्विस प्रोवाइडर। किसको देगा, शेल्टर होम के जो भी ऑफिसर इंचार्ज होगा उसको कहेगा भैया आप जो अग्राही पर्सन है उसको शेल्टर होम की फैसिलिटी अवेलेबल कराओ, वो करवाएगा। अब सेम वही चीज कह रहा है मेडिकल फैसिलिटी में भी। मेडिकल फैसिलिटी में भी तीनों पर्सन है, देखना, प्रोटेक्स ये अग्राही पर्सन, प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर। जो भी मेडिकल फैसिलिटी जिसके संबंध में ऑफिसर इंचार्ज होगा, जो भी फैसिलिटी जिसके पास अवेलेबल होगी, उसके समक्ष ये तीनों व्यक्ति एप्लीकेशन देंगे। और जैसे ही वो एप्लीकेशन देंगे उनको ये जो भी मेडिकल फैसिलिटी वाला जो भी ऑफिसर इंचार्ज होगा वो उसको मेडिकल फैसिलिटी अग्राही पर्सन को अवेलेबल करवाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखो अकेला नहीं, तीनों व्यक्ति आ रहे हैं यहाँ पर। अब आ जाओ नेक्स्ट सेक्शन 8 में, अपॉइंटमेंट ऑफ ए प्रोटेक्शन ऑफिसर। प्रोटेक्शन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो ये कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट प्रत्येक जिले में अपॉइंटमेंट करेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर प्रोटेक्शन के अपॉइंटमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रही है, ध्यान रखना, स्टेट गवर्नमेंट करेगी इसका अपॉइंटमेंट। और इसमें दूसरी क्लोज में कह दिया, द प्रोटेक्शन ऑफिसर शैल हैज फार हैज पॉसिबल टू वुमेन, इतनी महिलाएं होंगी जितना संभव हो सके। और उसमें जो भी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होंगे, जो भी प्रिस्क्राइब किए जाएंगे, वैसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, और जो भी इसकी क्वालिफिकेशन शर्तें होगी, जो भी सर्विस कंडीशन होगी, जो भी रेस्ट्रिक्शन होगी, जो भी कुछ भी होगा, वो टर्म एंड कंडीशन जो भी होगी वो प्रिस्क्राइब की जाएगी। प्रिस्क्राइब कैसे करेंगे, रूल्स बना देती है गवर्नमेंट, उन रूल्स के हिसाब से वो अपॉइंट होता है। ठीक है, 8 में तो था इसकी अपॉइंटमेंट था प्रोटेक्शन ऑफिसर का। अब 9 में आ गई इसकी ड्यूटीज। अब क्या क्या ड्यूटीज होगी इसकी, तो देखो भैया क्या 5-6 ड्यूटियां हैं, ये याद कर लेना। 10 ड्यूटी है, 9 ड्यूटी है इसकी। पहली है असिस्ट करने की, किसको, मजिस्ट्रेट को। सिंपल से शॉर्ट में करूंगा मैं, टू असिस्ट द मजिस्ट्रेट।
जो भी मजिस्ट्रेट को इस एक्ट के अधीन जो भी ड्यूटी जो भी कर्तव्य होगा उसको पालन करने के लिए मजिस्ट्रेट की मदद करने की ड्यूटी टू असिस्ट मजिस्ट्रेट टू मेक डोमेस्टिक इंसिडेंटल रिपोर्ट। ठीक है, तो ये भी किसको करेगा, मजिस्ट्रेट को करेगा ये। ठीक है, तो ये मेडिकल डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट तैयार करने की मजिस्ट्रेट को, ठीक है, ये भी उसकी ड्यूटी होगी। और किसको देगा ये रिपोर्ट, ये कह रहा है कि ऐसी प्रतियां प्राप्त होने पर जो भी पुलिस ऑफिसर होगा और सर्विस प्रोवाइडर होगा ये रिपोर्ट बनाएगा, मजिस्ट्रेट की हेल्प करेगा, यहाँ पर मजिस्ट्रेट को करेगा रिपोर्ट बनाकर, फिर इसकी प्रति किसको देंगे हम, पुलिस ऑफिसर सर्विस प्रोवाइडर को इसकी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट की प्रति देंगे। ठीक है, फिर क्या करेगा, टू मेक एन एप्लीकेशन करेगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष करेगा प्रोटेक्शन ऑफ ये प्रोटेक्शन ऑफिसर ये प्रोटेक्शन ऑर्डर सॉरी प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए आवेदन करेगा मजिस्ट्रेट को। कौन करेगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर। ठीक है, तो ये भी इसकी ड्यूटी होगी कि आप सेक्शन 18 वाला है ना जो ये प्रोटेक्शन ऑर्डर, उसके लिए एप्लीकेशन देगा। फिर क्या करेगा, इसमें कह रहा है टू इंश्योर द इंश्योर करेगा अग्राही पर्सन को लीगल एड दी जाए, फ्री लीगल एड के ये करेगा। उसके अलावा क्या करेगा, टू मेंटेन ए लिस्ट ऑफ, और क्या करेगा, लिस्ट मेंटेन करेगा सभी जो भी उसके जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो भी शेल्टर होम है, मेडिकल फैसिलिटी है, जो भी उसके लोकेलिटी में है, उस सबकी एक लिस्ट तैयार करेगा। उनकी लिस्ट तैयार करने की इसकी ड्यूटी होगी। और क्या क्या ड्यूटी होगी इसकी, टू मेक अवेलेबल ऑफ ए सेफ शेल्टर होम, भाई अग्राही पर्सन को सेफ शेल्टर होम प्रोवाइड करने की एक व्यवस्था करेगा। और जैसे ही इसके शेल्टर होम प्रोवाइड करेगा तो इसकी सूचना देगा, इस रिपोर्ट की प्रति किसको देगा, देखो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, एसएचओ जो भी थाना अधिकारी होगा उसको, और मजिस्ट्रेट को उसकी सूचना देगा। ठीक है, जैसे आपने जैसे अगर उसने शेल्टर रूम अवेलेबल करा दिया ये अग्राही पर्सन को, तो उसकी सूचना किसको देगा, पुलिस थाने को और मजिस्ट्रेट को। और नेक्स्ट में कह दिया कि अग्राही पर्सन के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएगा, और जैसे ही मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएगा उसकी रिपोर्ट की प्रति किसको देगा, थाने में देगा और उस मजिस्ट्रेट को देगा, संबंधित मजिस्ट्रेट को देगा। दोनों में चीज ध्यान रखना है आप, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा क्या करेगा, सेक्शन 20 के दिन ये सुनिश्चित करेगा कि सेक्शन 20 के दिन जो भी मॉनेटरी रिलीफ होती है, जो भी आर्थिक सहायता होती है, वो सीआरबीसी के अनुसार आर्थिक सहायता भी उसको दी जाए, मॉनेटरी रिलीफ भी दी जाए उसको। और अदर कोई भी ड्यूटी होगी तो प्रिस्क्राइब की जाएगी, उसको भी फॉलो करेगा। सिंपल सी चीज है। और प्रोटेक्शन ऑफिसर किसके कंट्रोल में रहेगा, ध्यान रखना, मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में रहेगा, वो मजिस्ट्रेट के कंट्रोल और सुपरविजन में रहेगा। और कौन सी ड्यूटी करेगा, जो भी मजिस्ट्रेट और गवर्नमेंट ने दी है, देखो कंट्रोल में किसके रह रहा है, कंट्रोल और सुपरवाइजर में रह रहा है ऐसा प्रोटेक्शन ऑफिसर। ठीक है, मजिस्ट्रेट के कंट्रोल और सुपरवाइजर में रह रहा है। और कौन सी ड्यूटी को फॉलो करेगा, जो मजिस्ट्रेट ने दी है और जो गवर्नमेंट ने दी है वो ड्यूटियों को वो फॉलो करेगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब आ जाओ नेक्स्ट, सर्विस प्रोवाइडर। अब ये क्या कह रहा है, सर्विस प्रोवाइडर, ये सर्विस प्रोवाइडर वही होता है कि भाई सर्विस प्रोवाइड करवाएगा उसको। तो क्या क्या कौन होगा ये, तो ये कह रहा है कि एनी वॉलंटरी एसोसिएशन, सर्विस प्रोवाइडर कौन हो सकता है, कोई भी वॉलंटरी एसोसिएशन अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, या फिर कंपनी रजिस्टर है वो अंडर द कंपनी एक्ट, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ ए वुमन बाय एनी लॉफुली मीन्स। कोई भी सोसाइटी है, कोई भी कंपनी है, वो क्या हो सकती है, सर्विस प्रोवाइडर हो सकती है। उसको क्या करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाकर अपना एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसके लिए किसी भी वुमेन को लीगल एड देने के लिए, मेडिकल, फाइनेंशियल और अदर असिस्ट करने के लिए उसको अपना रजिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट के पास करवाना पड़ेगा। और जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है स्टेट गवर्नमेंट, वो सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। मतलब ये एनजीओ और सब होते हैं ना, जो ये सर्विस प्रोवाइडर ही होते हैं, ताकि जो भी ऐसी कोई भी विक्टिम वुमेन है तो उनको सर्विस प्रोवाइड की जाए, चाहे उनकी मेडिकल हो, चाहे उनकी जितनी भी तरह की कोई भी, अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो उसकी रहने की, शेल्टर की व्यवस्था, मेडिकल फैसिलिटी, सब चीजें क्या सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, एनजीओ करवाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या करता है, अपन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है इनको, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, और ए सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड अंडर सबसेक्शन 1 शैल हैव द पावर। तो क्या क्या पावर होगी, तो क्या क्या, तो इनको ये पावर दे दी इन्होंने, 2-3 ये पावर होगी। तो ये क्या करेगा, रिकॉर्ड द डोमेस्टिक इंसिडेंटल रिपोर्ट, ठीक है, रिकॉर्ड में रखेगा, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखेगा। और यदि अग्राही पर्सन डिजायर करे तो उसकी कॉपी फॉरवर्ड करेगा, किसको, देखो इंसिडेंशियल रिपोर्ट की एक रिकॉर्ड रखेगा और उसकी एक कॉपी किसको देगा, ध्यान रखना, मजिस्ट्रेट और प्रोटेक्शन ऑफिसर,
इंसिडेंशियल डोमेस्टिक इंसिडेंशियल रिपोर्ट की एक कॉपी मजिस्ट्रेट और प्रोटेक्शन ऑफिसर को देगा। और उसके बी क्लोज में आ जाओ नेक्स्ट, कि मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएगा अग्राही पर्सन का, और उसकी कॉपी किसको देगा? देखो वहां पर देखो मजिस्ट्रेट है, यहाँ पर मजिस्ट्रेट नहीं है, यहाँ पर कौन है? प्रोटेक्शन ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर उसकी कॉपी देगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर को देगा इसकी कॉपी। देखो ध्यान रखना, ऊपर भी हम सब अथॉरिटी याद रखना, ऑब्जेक्टिव ऐसे क्वेश्चन बनेगा अथॉरिटी पूछ लेगा आपसे, ध्यान रखना, ये अथॉरिटी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो हमने सेक्शन 9 में पढ़ा था उसमें क्या था? मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट की प्रति किसको देता है? पुलिस थाने को और मजिस्ट्रेट को। लेकिन यहाँ पर किसको दे रहा है मेडिकल एग्जामिनेशन की? प्रोटेक्शन ऑफिसर को और पुलिस थाने को। मजिस्ट्रेट बड़े यहाँ पर नहीं है, वहां पर मजिस्ट्रेट आया हुआ है, तो ये अंतर है। देखो अंतर ऑब्जेक्टिव में ऐसे बनेगा, तो ये ध्यान रखना आप। उसके अलावा इंश्योर दैट द अग्राही पर्सन इज प्रोवाइडेड शेल्टर इन ए शेल्टर होम, ये इंश्योर करेगा कि शेल्टर होम में प्रोवाइड किया जाए। और उसकी कॉपी किसको देगा? देखो यहाँ पर शेल्टर होम की कॉपी सिर्फ पुलिस थाने को दे रहा है। यहाँ पर शेल्टर होम में जो रखेगा उसकी कॉपी पुलिस थाने को देगा। कौन देगा? ये सर्विस प्रोवाइडर पुलिस थाने को। वहां पर क्या था सेक्शन 9 में? वहां पर पुलिस थाना भी था और मजिस्ट्रेट भी था। लेकिन यहाँ पर क्या है शेल्टर होम के बारे में? यहाँ पर सिर्फ पुलिस अधिकारी है, पुलिस अधिकारी को देगा। देखो ये अंतर है, अंतर याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा और ऐसे घुमा के बनाएगा। तो आपने पढ़ा होगा अच्छे से, तो ये हो जाएगा आपका। अब आ जाओ नेक्स्ट। तो ये नेक्स्ट तीसरे क्लोज में सिंपल सी बात कर रहा है कि कोई भी बोनाफाइडली काम किया सर्विस प्रोवाइडर ने, तो उसके विरुद्ध कोई भी एक्यूजेशन या फिर अदर लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं की जाएगी। मतलब अगर बोनाफाइड काम कर रहा है तो ठीक है, गुड फेथ में काम किया उसने, तो कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी इसकी, कोई भी वाद अभ्यूजन या फिर अन्य विधि कार्रवाई नहीं की जाएगी उसके अगेंस्ट। ठीक है सर, अगर उसने गुड फेथ में काम किया तो। अब अदर ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट, देखो ये सेक्शन 11 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों है। तो जो गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी ना, अभी तो देखो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही थी सबको, चाहे प्रोटेक्शन ऑफिसर की बात कर लो, चाहे सर्विस प्रोवाइडर की बात कर लो। अब क्या बात कर रहे हैं हम? ड्यूटीज कर रहे हैं गवर्नमेंट की क्या क्या ड्यूटी है। तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही आएगी। सेक्शन 11 में खाली स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही है। ठीक है, क्या क्या करेगा? तो देखो सिंपल सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या करेगी? सार्वजनिक मीडिया से द्वारा इसका पब्लिकेशन करेगी। ठीक है, सिंपल सी पहले क्लोज में। दूसरे मुद्दा के भी पर्सनलाइज अवेयरनेस फैलाएगी, लोगों में जागरूकता फैलाएगी, इसका प्रचार प्रसार करेगी और ट्रेनिंग देगी अपने जो भी ऑफिसर्स होंगे उनको। ठीक है, ये सब चीजें हैं, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, आपने जो भी प्रोग्राम चालू किया उनका रिव्यू करेगी, प्रोटोकॉल तैयार करेगी, बस ये सिंपल सी चीजें हैं, क्या ध्यान रखना। ठीक है, इतना कोई खास है। अब आ जाओ मेन सेक्शन 12, मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन ऑफ मजिस्ट्रेट। अब आपको रिलीफ चाहिए तो मजिस्ट्रेट की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तो हाँ, एप्लीकेशन तो देनी पड़ेगी। एप्लीकेशन में क्या क्या किसको कौन दे सकता है एप्लीकेशन? तो अग्राही पर्सन, प्रोटेक्शन ऑफिसर, या फिर अग्राही पर्सन के द्वारा कोई भी ऑथोराइज, कोई ऑन द बिहाफ ऑफ अग्राही पर्सन, कोई भी मे प्रेजेंट एन एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट सीकिंग वन और मोर रिलीफ अंडर दिस एक्ट। एक से अधिक अनुतोष के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोवाइडेड क्या कहता है इसका? ये कहता है कि मजिस्ट्रेट ऐसे एप्लीकेशन पर कोई ऑर्डर देने से पहले प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर की जो भी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट है ना, उस पर विचार करेगा। जो 2E में पढ़ी थी हमने, उस पर विचार करेगा। उसको विचार करने के बाद ही कोई ऑर्डर देगा यहाँ पर। ठीक है, कर लो विचार। अब आ जाओ नेक्स्ट दूसरे क्लोज में। ये कह रहा है कि जहां पर भी सब क्लोज 1 के दिन कोई अनुतोष आ गया है, प्रतिकर जो भी कंपनसेशन है या डैमेज के बारे में कोई भी अनुतोष के लिए एप्लीकेशन दिया गया है। ठीक है, ठीक है, तो मतलब उसके कोई भी सूट लेने के राइट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ये क्या कह रहा था? रिलीफ साउट अंडर सबसेक्शन क्लोज 1 may include a relief for insurance of an order for payment of a compensation or damages without prejudice to the right of a person to the institute a suit for compensation or damages for the injuries caused by the act of domestic violence committed by the respondent। ठीक है, तो मतलब ये उसके को जो ये आप यहाँ पर जो रिलीफ मिल गया ना, इस एक्ट में जो भी रिलीफ मिला है, जो उसमें क्लोज 1 में जो आपने एप्लीकेशन दी उसके अंदर कोई रिलीफ मिला, ठीक है, तो उसके जो सूट इंस्टीट्यूट को लेकर राइट होगा ना, उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। मतलब ये यहाँ पर भी रिलीफ ले सकता है और सिविल कोर्ट में जाकर भी रिलीफ ले सकता है। सिविल कोर्ट की तो रिलीफ होगा ना, उस पर ये एक्ट इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका प्रोवाइडेड कर दिया, यदि आपने सिविल एक्ट में भी कोई रिलीफ ले ली, तो यहाँ पर भी कोई रिलीफ ली है,
तो क्या करेंगे हम, तो उसको हम कर देंगे सेट ऑफ। तो ये कह रहा है कि आपके जो जो सिविल रेमेडी है ना सूट लाने की, उस पर हम इफेक्ट नहीं डालता ये एक्ट, लेकिन यदि उसका प्रोवाइडेड हम कहते यदि आपने वहां पर कोई रिलीफ ले ली है, कोई डिग्री में आपने रिलीफ ले ली, तो उसको सेट ऑफ तो करेंगे, तो उसको सेट ऑफ किया जा सकता है, इसका प्रोवाइडेड ये कहता है। ठीक है, तो मेन दूसरे उस पर जो जो सूट इंस्टीट्यूट करने का राइट है ना, उस पर इफेक्ट नहीं डालेगा, ये चीज कहना चाह रहा है। अब तीसरे में आ जाओ, ये सब एप्लीकेशन होगी एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में होगी, सिंपल सी बात है, प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में होगी, कंटेन होगी, जो बताएगा वो सब चीजें होंगी। ठीक है, इसमें अब चौथे क्लोज में आ जाओ, इंपॉर्टेंट नहीं है, द मजिस्ट्रेट शैल फिक्स द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग which shall be ordinary be beyond 3 days from the date of receipt of application by the court. फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग कोर्ट डिसाइड करेगा, प्रथम तारीख नियत करेगा। कब करेगा? एप्लीकेशन की प्राप्ति से 3 दिन के बाद की नहीं होनी चाहिए, मतलब जिस तारीख को एप्लीकेशन आपको प्राप्त हुआ है ना, उसके 3 दिन से अधिक का डिले नहीं करोगे, उसी दिन के दिन 3 दिन के अंदर आपको फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग करनी पड़ेगी। और लास्ट क्लोज इसका कह रहा है कि फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग से 60 दिन के अंदर अंदर आपको इस मैटर का निपटारा करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग एप्लीकेशन की प्राप्ति से 3 दिन के अंदर, और जैसे फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग हुई उस तारीख से 60 दिन के अंदर इस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। ये करना जरूरी है मशीन के लिए। ठीक है, ये चीज होगी, ये चीज ध्यान रखना। अब आ जाओ नेक्स्ट, सर्विस ऑफ नोटिस के बारे में प्रोविजन है। अब ये कह रहा है कि भी ये सेक्शन 12 के दिन कोई भी सुनवाई की तारीख के जो डेट ऑफ हियरिंग के लिए नोटिस हुआ है मजिस्ट्रेट द्वारा, देखो जैसे नोटिस हुआ ना, तो मजिस्ट्रेट किसको देगा नोटिस? प्रोटेक्शन ऑफिसर को नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, क्या नोटिस मजिस्ट्रेट देगा? प्रोटेक्शन ऑफिसर को नोटिस देगा कि आप जो भी रेस्पोंडेंट है और मजिस्ट्रेट ने और कोई भी व्यक्ति है जिसको रिगार्डेड मजिस्ट्रेट ने कहा कि भी इन व्यक्ति को नोटिस की प्राप्ति से 2 दिन के, देखो दो दिन यहाँ पर मैक्सिमम 2 डेज या फिर अदर रीजनेबल दिन के दिन मजिस्ट्रेट क्या करेगा? इसके संबंध की तामील करवाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। मजिस्ट्रेट क्या करेगा? ये भी सर्विस ऑफ नोटिस निकालेगा मजिस्ट्रेट, तो वहां पर क्या करेगा? मजिस्ट्रेट प्रोटेक्शन ऑफिसर को देगा कि आप प्रत्यर्थी पर, रेस्पोंडेंट पर या फिर जो मजिस्ट्रेट ने बताया उन पर्सन पर जैसे नोटिस देगा ना, अधिकतम 2 दिन के दिन, और यदि 2 दिन में नहीं होता है तो कोर्ट को लगता है कोई भी रीजनेबल टाइम के अधीन आप इस नोटिस सर्विस की तामील करवाओगे। किस पर? रेस्पोंडेंट पर या फिर जो भी पर्सन मजिस्ट्रेट ने कहा उस पर तामील करवाओगे आप 2 दिन के अंदर। ये चीज ध्यान रखना। अब यदि सर्विस ऑफ नोटिस करवा दी तो ये क्या होगा? ये एक तरह से शैल बी द प्रूफ दैट सर्विस वाज सर्व अपॉन द रेस्पोंडेंट और एनी अदर पर्सन विच द मजिस्ट्रेट इज डायरेक्टेड। तब तक इसके प्रति को, मतलब ये कोर्ट क्या करेगा? प्रिज्यूम कर लेगा कि भैया इसने, सेल्फ प्रिज्यूम कर लेगा कि हाँ इसमें सर्विस ऑफ नोटिस हो गई है, लेकिन कोई पर्सन कह सकता है, इसको ना साबित भी कर सकता है, मतलब इस डिस्प्रूव भी कर सकता है कि नहीं सर्विस नहीं हुई है। सिंपल सी बात है कि खास है इसमें। अब आ जाओ काउंसलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 14 वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। जो मैं कहीं इसका दूसरा क्लोज 2 महीने वाला आप भी रखा है एक बार। काउंसलिंग के बारे में प्रोविजन है, ये कहता है कि मजिस्ट्रेट में एनी स्टेज, मजिस्ट्रेट कार्रवाई के किसी भी स्टेज पर, देखो किसके एप्लीकेशन पर? रेस्पोंडेंट या व्यथित व्यक्ति को, दोनों को, रेस्पोंडेंट को या व्यथित व्यक्ति को, डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट और अग्राही पर्सन सिंगली और जॉइंटली सर्विस प्रोवाइडर से काउंसलिंग करवाए। देखो ध्यान रखना, किससे काउंसलिंग करवा रहा है? किसकी करवाएगा? रेस्पोंडेंट और अग्राही पर्सन को करवाएगा। किससे करेगा? सर्विस प्रोवाइडर के किसी भी सदस्य से काउंसलिंग के लिए डायरेक्शन दे सकता है, और जो भी क्वालिफिकेशन है जो प्रिस्क्राइब की वो क्वालिफिकेशन रखता है, उसके समझ जाकर आप काउंसलिंग करो। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट इसमें, द मजिस्ट्रेट हैज इशू एंड डायरेक्शन अंडर सबसेक्शन 1 शैल फिक्स द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग ऑफ द केस। ठीक है, सुनवाई की अगली तारीख 2 माह के अंदर डायरेक्शन करेगा, मतलब काउंसलिंग के मतलब 2 महीने का टाइम देगा आपको। काउंसलिंग 2 महीने के अंदर आपकी काउंसलिंग तो ठीक है, वरना फिर हम नेक्स्ट तारीख चालू कर देंगे, सुनवाई की अगली तारीख फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो सुनवाई के 2 माह से अधिक का, 2 माह से अनधिक का टाइम, मतलब 2 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं दोगे आप काउंसलिंग के, आप उसको दे दोगे, आप काउंसलिंग करो, सर्विस प्रोवाइडर के जाओ, आप अपनी जो भी आपस में जो भी डिस्प्यूट है उसको आप करो, सेटल करो। 2 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं देंगे, तो 2 महीने से ज्यादा का काउंसलिंग का टाइम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब आ गया वेलफेयर एक्सपर्ट, असिस्ट ऑफ ए वेलफेयर एक्सपर्ट। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? तो वेलफेयर एक्सपर्ट को भी असिस्ट कर सकता है, असिस्टेंस के लिए उसको भी अपॉइंटमेंट कर सकता है। तो ठीक है, वेलफेयर एक्सपर्ट के बारे में प्रोविजन है सेक्शन 15, याद रखना। कौन करेगा? मजिस्ट्रेट को लगेगा कि भाई अपने इस ड्यूटी को फॉलो करने में हमें कुछ एक्सपर्ट चाहिए, तो मजिस्ट्रेट एक्सपर्ट को भी अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, उसमें प्रेफरेंस किसको दोगे आप? वुमेन को प्रेफरेंस दोगे।
ठीक है, तो उसकी सर्विस भी प्राप्त कर सकते एक्सपर्ट की। अब नेक्स्ट है तो सेक्शन 16 इंपॉर्टेंट है, कैमरा ट्रायल भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट होगा ना जो भी, उसको लगेगा कोई भी पार्टी, कोई भी, चाहे रेस्पोंडेंट हो, चाहे वो अग्राही पर्सन हो, उसके किसी भी एप्लीकेशन पर कोर्ट को लगता है कि हमें ये प्रोसीडिंग इन कैमरा करना चाहिए, मतलब बंद कमरे में करनी चाहिए, तो बंद कमरे में ऐसी प्रोसीडिंग करें। ठीक है, ये चीज हो गई। नेक्स्ट सेक्शन 17 में आ जाओ, राइट टू रिजाइड इन ए शेयर्ड हाउस होल्ड। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो भी घरेलू नातेदारी में जो भी वुमेन रह रही है, ठीक है, शेयर्ड हाउस होल्ड में जो भी वुमेन रह रही है, प्रत्येक महिला को जो भी ये रिजाइड शेयर्ड हाउस होल्ड में रिजाइड करने का अधिकार होगा। जो भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में जो भी वुमेन रह रही है ना, उसको जो भी शेयर्ड हाउस होल्ड होता है ना, उसमें निवास का अधिकार होगा। चाहे उसका खुद का कोई राइट, टाइटल, बेनिफिट, इंटरेस्ट ना भी हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको रेजिडेंस का राइट होगा। लेकिन इसका एक अगला प्रोविजन क्या कहता है, अग्राही पर्सन शैल नॉट बी इवेक्टेड और एक्सक्लूड फ्रॉम द शेयर हाउस होल्ड और एनी अदर पार्ट ऑफ इट बाय द रेस्पोंडेंट सेव इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। उसको शेयर हाउस होल्ड में रहने का आप टू लॉ प्रोसेस करके कोर्ट के आदेश के अनुसार लीगली आप उसको निकाल सकते हो। आप फोर्स करके उसको आप शेयर हाउस होल्ड से नहीं निकाल सकते, ये ध्यान रखना। आप यहाँ पर एनी वुमन लिखा है इसमें, देखो प्रत्येक महिला जो भी रह रही है ना डोमेस्टिक, हो चाहे उसकी कोई कजन हो, सिस्टर हो, कोई भी हो, अधिकार होगा। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ उसको फॉलो बाहर निकाल सकते हो, अदरवाइज आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते। ये तो था सेक्शन 17। देखो सेक्शन 17 तक कॉन्सेप्ट था, क्लियर हो गया। अब जो है ना, ये सब ऑर्डर वाली बात आएगी, तो इसमें सेक्शन भी आपको याद रखने, अथॉरिटी कौन है, कौन सा ऑर्डर कौन दे रहा है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो इसमें चार तरह के ऑर्डर है, तो ऑर्डर याद रखना। प्रोटेक्शन, देखो लाइन से याद करना, प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेजिडेंस ऑर्डर, मॉनिटरी ऑर्डर, कस्टडी ऑर्डर, कंपनसेशन ऑर्डर और एक्स पार्टी ऑर्डर लास्ट में। 18, 19, 20, 21, 22, 23 कंटिन्यू याद होने चाहिए। क्या है, 18 में प्रोटेक्शन ऑर्डर, 19 में रेजिडेंस ऑर्डर, 20 में मॉनिटरी रिलीफ, 21 में कस्टडी ऑर्डर, 22 में कंपनसेशन ऑर्डर और 23 में एक्स पार्टी ऑर्डर। 18, 19, 20, 21, 22, 23। देखो लाइन से याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा सीधा सा, तो आपको लाइन से ही याद होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट इसमें प्रोटेक्शन ऑर्डर। तो प्रोटेक्शन ऑर्डर क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑर्डर मींस कि भी अग्राही पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी उसको लगता है कि भी रेस्पोंडेंट कुछ एक्ट कर सकता है, तो उसको प्रोहिबिशन कर देगा, आप ऐसा एक्ट नहीं करोगे। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑर्डर कौन देगा, मजिस्ट्रेट देगा। सेक्शन 18 में द मजिस्ट्रेट मे आफ्टर गिविंग द अग्राही पर्सन एंड द रेस्पोंडेंट ऑन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, भाई अग्राही पर्सन और रेस्पोंडेंट को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात प्राइमा फेसिया वर्ड यूज किया है यहाँ पर, देखो वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमा फेसिया कोर्ट का समाधान हो जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, हैज टेकन प्लेस और इज लाइकली टू बी टेकन, संभावना है, तो एक प्रोटेक्शन ऑफिसर दे देगा किसके फेवर में, अग्राही पर्सन के फेवर में। और रेस्पोंडेंट को कहेगा क्या, प्रोहिबिशन करेगा रेस्पोंडेंट पर, क्या आप एक निम्नलिखित जो भी है ये 6-7 एक चीजें हैं, ये आप नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे, ABCD ये रखी ना, 7 चीजें नहीं करोगे आप घरेलू हिंसा का कोई भी एक्ट नहीं करोगे, कमिट एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस आप ये नहीं करोगे। आप कोई भी आप एडिंग और अबेटिंग, ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के ऐड और अबेटिंग करने का कोई भी काम नहीं करोगे। उसके अलावा जहाँ पर भी अग्राही पर्सन एम्प्लॉयमेंट कर रहा है वहां पर आप एंट्री नहीं करोगे। जहाँ पर भी अग्राही पर्सन का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है आप वहां पर नहीं जाओगे। ठीक है, अग्राही पर्सन जहाँ जहाँ पर निवास कर रहा है वहां पर आप एंट्री नहीं करोगे, उसके ऊपर प्रोहिबिशन लगाएंगे। आप अग्राही पर्सन से टेलीफोन के द्वारा, ओरली, रिटर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीफोन, किसी तरह का कोई कॉन्टैक्ट नहीं करोगे। और उसके अलावा आप मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जो भी अग्राही पर्सन और रेस्पोंडेंट की जो भी जॉइंटली है चाहे सेपरेटली है, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी है या फिर बैंक लॉकर है, बैंक अकाउंट है, आप उसका संचालन नहीं करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर दो, आप उस प्रॉपर्टी को नहीं करोगे। उसके अलावा जो भी अग्राही पर्सन की जो भी रिलेटिव है, जो भी पर्सन है जो उसकी हेल्प कर रहे हैं, आप उसको किसी भी तरह का
हार्म नहीं करोगे, किसी भी तरह का उनके साथ वायलेंस नहीं करोगे, और इसके अलावा अगर कोई भी एक्ट नहीं करोगे जो भी प्रोटेक्शन ऑर्डर में जो भी डिफाइन किया होगा, ऐसा किसी भी तरह का कोई भी कार्य नहीं करोगे, रेस्ट्रिक्शन दे देंगे वहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना सेक्शन 18 वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसका देखो, इसकी डेफिनेशन भी कहाँ दे रखी है, हमने पीछे पढ़ के आए थे ना सेक्शन 18 की। तो डेफिनेशन 2O में, सेक्शन 18 डेफिनेशन 2O, और ये 4 चीजें प्री के हिसाब से, मेन के हिसाब से भी आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, तो 2O याद रहे, दिक्कत नहीं है, लेकिन सेक्शन 18 याद होना चाहिए। 2O सेक्शन 18। ठीक है, ये हो गया। अब आज जो रेजिडेंस ऑर्डर क्या है, निवास आदेश, जहां पर भी सेक्शन 12 के क्लोज ए के दिन जो भी एप्लीकेशन विषय दिखा रहा है उसको लगता है कि घरेलू हिंसा हुई है, तो क्या करेगा, एक रेजिडेंस ऑर्डर दे सकता है। क्या देगा इसमें, तो देखो ये 6 चीजें इसमें। ये क्या कहेगा, रेस्ट्रिक्शन द रेस्पोंडेंट फ्रॉम द disposition or distribution the possession of the aggrieved person from the sales household। रेस्पोंडेंट को क्या कहेगा, जो भी एग्राइव पर्सन को आप शेयर्ड हाउस होल्ड में बेकब्जा नहीं करोगे, और उसके और वहां पर रह रही है तो आप किसी भी तरह का कोई भी तरह का विघ्न नहीं डालोगे उसके रहने पर। उसके अलावा क्या करेगा, आप डायरेक्शन करेगा, उसके अलावा डायरेक्शन कर सकता है रेस्पोंडेंट को, आप हट जाओ वहां पर, शेयर्ड हाउस होल्ड से हटने का ऑर्डर भी दे सकता है उसको। ठीक है, लेकिन ये जो बी का ऑर्डर है ना, किसी भी महिला के अगेंस्ट नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि इसका जो प्रोवाइडेड है ना, यहाँ से देखो बी का जो प्रोवाइड दे रखा है, इसके जो लास्ट क्लोज में देखो, ये कह रहा है किसी भी महिला को आप शेयर हाउस होल्ड से हटने का ऑर्डर नहीं दोगे। वुमेन, मेल को दे सकते हो लेकिन वुमेन को नहीं दे सकते आप। ठीक है, इसके अलावा क्या करोगे, सी क्लोज में ये कह रहा है कि रेस्ट्रेंट करोगे रिस्पोंडेंट और उसके रिलेटिव को, कि जहां पर भी अग्रही पर्सन निवास कर रही है ना, उसके किसी कमरे में वो रह रही है, तो वहां पर भी रेस्पोंडेंट को या फिर उसके रिलेटिव को वहां पर आप प्रवेश नहीं करोगे, क्योंकि वहां पर वो अग्रही पर्सन निवास कर रहा है, उस कमरे में रह रहा है, तो आप बार बार उसमें जाकर आप उसको परेशान नहीं करोगे। उसके अलावा आप क्या नहीं करोगे, आप अग्राही पर आप शेयर्ड हाउस होल्ड में जो भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसका आप अन्य जो भी उसका अदर आप उसका एलिनेशन नहीं करोगे, डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे। ठीक है, और आप नहीं क्या मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना शेयर्ड हाउस होल्ड में अपने किसी भी एक इंटरेस्ट को आप त्याग नहीं करोगे, रिनाउंस नहीं करोगे। आप ऐसे नहीं आप अपने इंटरेस्ट को आप छोड़ दो, नहीं कर सकते आप। और क्या करोगे आप, और रेस्पोंडेंट को डायरेक्ट कर सकता है कि अगर आप नहीं क्या अल्टरनेटिव एकोमोडेशन उपलब्ध कराओ, आप मतलब वैकल्पिक निवास का स्थान उपलब्ध कराओ आप अग्रही पर्सन को, तो वो भी कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई, ये चीज इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा क्या क्या है इसमें, देखो आप दूसरे क्लोज में आ जाओ, कोई भी एडिशनल कंडीशन है मशीन को लगता है उसके व्यथित व्यक्ति के जो भी अग्रही पर्सन उसके बच्चों के लिए सुरक्षा के लिए आवश्यक है, तो कोई भी एडिशनल कंडीशन भी दे सकता है। उसके अलावा तीसरे क्लोज में कह रहा है कि रेस्ट श्योरिटी है, विदाउट श्योरिटी बॉन्ड भरा सकते हैं, आप ऐसा कोई काम नहीं करोगे तो ऐसा बॉन्ड भी भराया जा सकता है यहाँ पर। उसके अलावा जो भी सीआरपीसी के अध्याय 8 के दिन जो भी है ना, वो भी कार्रवाई कर सकता है। तो जो भी बॉन्ड भरवाएगा ना, तो जो अध्याय 8 के दिन समझा जाएगा बॉन्ड। ये चौथा क्लोज कह रहा है। पांचवा क्लोज क्या कह रहा है, पांचवा क्लोज ये कह रहा है कि जहां पर भी कोर्ट क्या कर सकता है कि भी एसएचओ है उसको क्या कर सकता है कि आप अग्रही पर्सन को प्रोटेक्शन दो, और जो भी ऐसा ऑर्डर दे सकता है कोर्ट, किसको, एसएचओ को दे सकता है। उसके अलावा क्या कर सकता है, पांचवें छठे क्लोज में क्या कह रहा है, छठे क्लोज में ये कह रहा है कि आपने क्या जो भी अग्रही पर्सन है उसके लिए किराया दो उसको, अगर वो कहीं रह रही है तो। ठीक है, जो भी उसके एक्सपेंसेस है उसके बारे में, जो भी वित्तीय आवश्यकता है उसकी है, और जो भी उसके बारे में उसको रेंट का या फिर अगर कोई भी पेमेंट है, फाइनेंशियल नीड्स उसको जरूरत है, तो उसके बारे में ऑर्डर दे सकता है। उसके अलावा कोर्ट क्या कर सकता है, सातवें क्लोज में यहाँ पर मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट भी कह सकता है कि जो मैंने प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया है उसको भी फोर्स कराओ, तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, देखो यहाँ पर मजिस्ट्रेट भी डायरेक्शन कर सकता है, प्रोटेक्शन ऑर्डर को क्रियान्वयन करने का भी डायरेक्शन दे सकता है। ठीक है, प्रोटेक्शन 18 वाले ऑर्डर का भी क्रियान्वयन का ऑर्डर दे सकता है यहाँ पर मजिस्ट्रेट। उसके अलावा कोर्ट क्या करे, उसके अलावा क्या करेगा, जो भी रेस्पोंडेंट होगा उसको क्या करेगा कि आप नहीं क्या जो भी स्त्री धन होता है या फिर कोई भी प्रॉपर्टी है या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, जो इसका हकदार कौन है, अग्रही पर्सन है, तो उसको रेस्पोंडेंट को ऑर्डर दे सकता है कि आप इसका कब्जा अग्रही पर्सन को दो। इस तरह की रेजिडेंस ऑर्डर भी दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ध्यान रखना आप इसको अच्छे से, ये चीज हो गई। अब आ जाओ मॉनिटरी रिलीफ के बारे में, प्रोविजन है वेरी इंपॉर्टेंट, मॉनिटरी रिलीफ
कि मॉनिटरी रिलीफ भी दी जा सकती है, तो हाँ मॉनिटरी रिलीफ भी दी जा सकती है। सेक्शन 20 में बता दिया कि कौन देगा। मजिस्ट्रेट को लगता है कि भी अग्राही पर्सन के लिए, उसके बच्चों के लिए मॉनिटरी रिलीफ देना जरूरी है, तो रेस्पोंडेंट को डायरेक्ट दे सकता है कि आप उसको मॉनिटरी रिलीफ दिया जाए, आप उसको मॉनिटरी रिलीफ, लेकिन मॉनिटरी रिलीफ दोगे वो बट नॉट लिमिट टू, मतलब निम्नलिखित दोगे, लेकिन यहाँ तक ही सीमित नहीं है। मतलब इसमें ये क्लोज होता है ना कि आप मॉनिटरी रिलीफ में ये चीजें दोगे, लेकिन यहाँ तक ही सीमित नहीं है, कोर्ट उससे आगे भी दे सकता है। तो इसमें क्या क्या आएगा, एक जो भी उसकी आजीविका के हाथ लॉस ऑफ अर्निंग हुई है वो, मेडिकल एक्सपेंसेस जो है वो दे सकता है उसको। उसके अलावा कोई भी उसके कंट्रोल में कोई प्रॉपर्टी थी अग्राही पर्सन की, उसकी संपत्ति का कोई भी डैमेज हुआ है, रिमूवल हुई है प्रॉपर्टी को, उसको जो भी क्षति है उसको दे सकता है। उसके अलावा अग्राही पर्सन और उसके बच्चों के मेंटेनेंस के खर्चे दे सकता है, 125 के दिन जो भी मेंटेनेंस होता है उसके ऑर्डर भी दे सकता है। ये चीज कह रहा है। अब इसका दूसरा क्लोज कह रहा है कि मैंडेटरी रिलीफ जब भी, मॉनिटरी रिलीफ जब भी ग्रांटेड करोगे ना, तो एडुकेंट फेयर रीजनेबल होनी चाहिए। जो भी क्या हो उसके व्यथित व्यक्ति के अग्राही और अग्राही पर्सन देने के लिए सक्षम हो, और व्यथित व्यक्ति के लिए जो भी जो लाइफ स्टैंडर्ड था उसका, उसके हिसाब से होनी चाहिए, वैसे दे सकता है। ठीक है। और तीसरे क्लोज में कह दिया इसमें, मजिस्ट्रेट शैल हैव द पावर, मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो एक मुश्त भी दे सकता है उसको, या फिर मंथली में भी देने का आदेश देता है। जो भी नेचर सर्कमस्टेंस ऑफ द केस होंगे उसके अनुसार वो संदाय करने का आदेश दे सकता है। उसके अलावा मजिस्ट्रेट शैल सेंड ए कॉपी, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, ऐसे आदेश की प्रति क्या करेगा, पुलिस थाने को भेजेगा। ठीक है। आदेश जो भी ऑर्डर होगा ना, इसकी कॉपी एक क्या करेगा, आवेदन के पक्षकारों को उस एसएचओ को भेजेगा जिसके थाने की सीमाओं के भीतर प्रत्येक निवास करता है। ठीक है। तो एसएचओ को ऑर्डर की प्रति भेजेगा कि आप मेरे देखो, ये मेरा ऑर्डर किया, इसको फॉलो हुआ नहीं हुआ, तो ये उसको भी दे सकता है। उसके अलावा क्या करेगा कोर्ट, रेस्पोंडेंट को कहेगा कि भैया मैंने जो आदेश दिया ना उसके अंदर अंदर आपने क्या, ये प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर अंदर आप उसको अग्राही पर्सन को ये सुविधा उपलब्ध करवाओ। यदि ऐसा फॉलो नहीं करता तो छठे क्लोज में ये कह रहा है कि यदि ऐसे प्रिस्क्राइब पीरियड के दिन यदि उसने ऐसे ऑर्डर दिया है और वो उसको रेस्पोंडेंट उसको फॉलो नहीं करता, तो रेस्पोंडेंट का जो भी एम्प्लॉयर होगा, जो भी उसको रेस्पोंडेंट जहाँ पर भी काम कर रहा है, या फिर जो भी ऋणी है रेस्पोंडेंट के, उनको क्या कर सकता है, कह सकता है कि आपने क्या, हमने एक ऐसा ऑर्डर दिया है, आप उसकी एक जो पार्ट होगा ना, जो भी वेतन मजदूरी का जो भी पार्ट है, आप सीधे या तो अग्राही पर्सन को दो या फिर कोर्ट में जमा करो। तो मतलब ये जो अग्राही पर्सन के जो भी एम्प्लॉय होते हैं या फिर डेप्टर होते हैं रेस्पोंडेंट के, उनको भी ऑर्डर दे सकता है कोर्ट कि आप नहीं क्या, जो भी उसको वेतन दे रहे हो ना रेस्पोंडेंट को, आप उसको मत दो, आप या तो मैम कह रहे हैं अग्राही पर्सन को दो, या फिर क्या करो, आप सीधा कोर्ट में जमा करो। तो ऐसा ऑर्डर भी दिया जा सकता है। उसके अलावा क्या है, सेक्शन 21 में कस्टडी ऑर्डर भी, तो बच्चों की अभिरक्षा का भी कोर्ट ऑर्डर दे सकते हैं, कस्टडी ऑर्डर भी। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट को लगता है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर या फिर अनर के वहां पर जो भी बच्चों की टेम्परेरी कस्टडी किसको दी जाए, तो वैथित व्यक्ति या उसके और उसे आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को दे सकता है। और यहाँ पर क्या कर सकता है, रेस्पोंडेंट की विजिट करने की व्यवस्था कर सकता है। मतलब यहाँ पर जो कस्टडी ऑर्डर होगा ना, ऑर्डर ये रेस्पोंडेंट को या फिर सॉरी अग्राही पर्सन को या उसकी ओर से डायरेक्शन देके एक पर्सन को दे सकते हैं आप। लेकिन जो रेस्पोंडेंट होगा ना उसको अपने बच्चों से मिलने की तो व्यवस्था कर सकता है। लेकिन कोर्ट कब मना कर देगा, प्रोवाइडेड में कह दिया, द मजिस्ट्रेट इज द ओपिनियन के रेस्पोंडेंट की विजिट करने से बच्चों के लिए हार्मफुल होगा, द कोर्ट शैल रिफ्यूज टू अलाउ सच विजिट। कोर्ट मना कर सकता है कि रेस्पोंडेंट को कह सकते हैं नहीं, बच्चे आपके मिलने से उनको हार्म हो रहा है, कोर्ट मना कर देगा, हम अलाउ नहीं कर रहे उसको। उसके अलावा नेक्स्ट सेक्शन में कंपल्सरी ऑर्डर है। कंपनसेशन ऑर्डर के बारे में प्रोविजन कह रहा है। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट यदि अग्राही पर्सन उसके मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देता है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मेंटली टॉर्चर, इमोशनली डिस्ट्रेस के कारण उसको, देखो ये बड़ी याद रखना, मेंटली टॉर्चर और इमोशनल डिस्ट्रेस के कारण उसको क्या कर सकता है, कंपनसेशन ऑर्डर भी दिलवा सकता है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। ये चीज हो गई। इसके अलावा सेक्शन 23 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ग्रांट ऑफ इंट्रीम एंड एक्स पार्टी ऑर्डर, तो कोर्ट इंट्रीम ऑर्डर भी दे सकता है। सेक्शन 23 में बता रहा है जो भी उसको रीजनेबल लगे, डीम जस्ट प्रॉपर एंड रीजनेबल लगे, तो इंट्रीम ऑर्डर भी दे सकता है। उसके अलावा एक्स पार्टी ऑर्डर भी दे सकता है कोर्ट। तो दूसरे क्लोज में बता रहा है कि प्राइमा फेस से कोर्ट को समाधान होता है कि रेस्पोंडेंट ने कोई घरेलू हिंसा को कोई काम किया है या फिर करने की संभावना है, तो ऑन एफिडेविट ध्यान रखना। यहाँ पर एफिडेविट वर्ड यूज आ गया, ऑफ द एफिडेविट के आधार पर 18 से 22 के साथ में जो भी एफिडेविट हो ना, उसके आधार पर रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट क्या करेगा, एक्स पार्टी ऑर्डर भी दे सकता है।
ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब देखो नेक्स्ट क्लोज में आ जाओ 27। अब इसके जो भी ऑर्डर होंगे ना, जितने भी ऑर्डर दिए हैं उन सबकी कॉपी फ्री मिलने का, फ्री दे सकता है। किसको दे सकता है, देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है। जो मजिस्ट्रेट होगा, इस अधिनियम के दिन कोई भी ऑर्डर पारित किया गया आवेदन के पक्षकारों को या एसएचओ को, जिसके अधीन उस एसएचओ को जिसने मजिस्ट्रेट को आवेदन किया ना, मजिस्ट्रेट ने आवेदन किया एसएचओ को कि आप उसको दो, तो उसको भी दे सकता है। ठीक है, और किसको दे सकता है, सर्विस प्रोवाइडर को। देखो 3% है यहाँ पर, ध्यान रखना, आवेदन के पक्षकार, एसएचओ को और सर्विस प्रोवाइडर को फ्री देगा अपने ऑर्डर की कॉपी। 3% है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके अलावा ड्यूरेशन एंड अल्टरेशन ऑफ ऑर्डर, तो धारा 18 के दिन कोई भी प्रोटेक्शन ऑर्डर है ना, तब तक रहेगा जब तक कि उसको टिल द अग्राही पर्सन अप्लाई फॉर डिस्चार्ज, तब तक रहेगा ये। तो 17 का जो प्रोटेक्शन ऑर्डर होता है ना, जब तक कि अग्राही पर्सन उसको डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन नहीं देगा तब तक कि वो इन्फोर्स में रहेगा। ध्यान रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और इसमें अल्टरनेशन कोर्ट को लगता है कि चेंजेस हो गए सर्कमस्टांसेस में, तो कोर्ट अल्टर भी कर सकता है अपने ऑर्डर को। ठीक है, सिंपल सा 25 में। और 26 में आ गए हम। 26 में ये कह रहा है कि रिलीफ इन अदर सूट एंड लीगल प्रोसीडिंग्स के, ये कह रहा है कि 18, 19, 20, 21, 22 के दिन कोई भी रिलीफ है वो सिविल कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में या फिर क्रिमिनल कोर्ट के, तो उनके एडिशन में होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर ये कह रहा है वहां पर भी आप ले सकते हो अनुतोष या अग्राही पर्सन को, रेस्पोंडेंट को सिविल कोर्ट, चाहे फैमिली कोर्ट हो चाहे क्रिमिनल कोर्ट के समक्ष की गई विधि कार्रवाई भी चाह सकते हैं। मतलब वहां पर भी, यहाँ पर भी ले सकते हैं, वहां पर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन वही है कि सेट ऑफ की वाली बात आ जाएगी आगे या। ठीक है, तो इसमें कह दिया कि दूसरे क्लोज में कह दिया एनी रिलीफ रिगार्डिंग सबसेक्शन 1 मे बी साउट बाय इन एडिशनल और इन अलोंग विद द other relief that the aggrieved person may seek in such suit or legal proceeding before a civil or criminal court। सिंपल सी बात है। यदि लेकिन इसका तीसरा क्लोज है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इन केस एनी रिलीफ हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय द aggrieved person in any proceeding other than a proceeding under this act shall be bound to inform the magistrate of the grant of। यदि इस अधिनियम को छोड़कर आपने अन्य अधिनियम का कोई रिलीफ नहीं है ना, तो उसकी सूचना आपको मजिस्ट्रेट को देनी होगी, क्योंकि मजिस्ट्रेट में लिख रखा है ना आगे, वहां पर अगर वो सेट ऑफ भी कर देगा, अगर उसको अदर में भी रिलीफ लिया ना आपने, तो यहाँ पर जो रिलीफ दे रहे हैं ना, मॉनिटरी रिलीफ हो सकता है आपने यहाँ पर भी ले लियो, वहां पर भी ले लियो, तो उसके हिसाब से सेट ऑफ करके वो कोर्ट वो रिलीफ दिला देगा। और उसके अलावा देखो अब आ जाओ नेक्स्ट में, जुडिक्शन किसको होगी, तो ऑब्वियसली याद रखना एमएम और जेएम फर्स्ट को जुडिक्शन होगी। कहाँ पर होगी, जहां पर भी अग्राही पर्सन या तो परमानेंटली या टेम्पररी रेजिडेंस कर रहा है, या फिर वो अपना बिजनेस कर रहा है, या फिर वो एम्प्लॉय है, वहां पर नियुक्त है, तो वहां पर उस कोर्ट को जुडिक्शन होगी। या फिर जहां पर रेस्पोंडेंट रिजाइड कर रहा है या फिर अपना बिजनेस कैरी कर रहा है, एम्प्लॉयड है वहां पर, या फिर जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, वाद हेतु उत्पन्न हुआ है, वहां पर उस कोर्ट की अधिकारिता का प्रयोग करने वाला सक्षम न्यायालय, जो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट होगा, वो प्रोटेक्शन ऑर्डर या फिर अन्य कोई ऑर्डर जो भी है ना यहाँ पर, जो भी 18 से लेकर 23 में वो दे सकता है। और देखो इसका तो दूसरा क्लोज है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी इन्फोर्सेबल थ्रूआउट इंडिया। इस क्लोज के, इस आदेश, इस अधिनियम के दिन कोई भी ऑर्डर पारित किया गया है तो भारत में किसी भी स्थान पर इन्फोर्स होता है। चाहे ऑर्डर यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑर्डर का कौन सा हो, यहाँ का मजिस्ट्रेट हो, राजस्थान के मजिस्ट्रेट का रेस्पोंडेंट रहता हो, चाहे पश्चिम बंगाल में भी, तो वहां पर इन्फोर्स हो सकता है ऑर्डर। भारत में कहीं पर भी इन्फोर्स हो सकता है ये ऑर्डर, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट है सेक्शन 28 में प्रोसीजर है, तो 12, 18 से लेकर 23, 21 के दिन कौन से प्रोसीजर अपनाएंगे, सीआरपीसी के बंदों के दिन को प्रोसीजर अपनाएंगे हम। और देखो यहाँ पर कोर्ट अपनी खुद की प्रोसीजर भी अपना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि सेक्शन 12 में और 23(2) के दिन तो कोर्ट खुद की प्रोसीजर भी अपना सकता है, जो उसको सही लगे ना वो प्रोसीजर भी अपना सकता है। अब नेक्स्ट है तो सेक्शन 29 में अपील उस तारीख से जहां पर भी अग्राही पर्सन या फिर रेस्पोंडेंट पर सर्विस हुई ना, तो जिस पर भी बाद में सबमिट हुई 30 दिन के अंदर करोगे आप। अपील किसको करोगे, सेशन कोर्ट को करोगे। कितने दिन में करोगे, 30 दिन में करोगे। ठीक है, कब से करोगे, जब से तामील हुई है, या फिर प्रत्यर्थी पर या फिर व्यथित व्यक्ति जो भी बाद में हो, जिसको भी बाद में तामील हुई है उसके तारीख से 30 दिन के भीतर आप अपील करोगे। अब सेक्शन 30 आप देखो सारे हेडिंग है, कुछ भी नहीं है। सेक्शन 30 से लेकर 37 तक सारी हेडिंग है। 30 में क्या कह रहा है, सर्विस प्रोवाइडर और प्रोटेक्शन ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट हो गए, आईआरपीसी की धारा 21 के लिए, सिंपल सी बात करें।
और देखो 31-16 से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी प्रोटेक्शन ऑर्डर का आपने वायलेशन किया ना, जो सेक्शन 18 के दिन जो ऑर्डर था ना, प्रोटेक्शन ऑर्डर, उसको, या फिर कोई भी इंटरिम ऑर्डर है उसको, इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर को, प्रोटेक्शन ऑर्डर को या फिर इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर को आपने वायलेशन किया तो अपराध होगा। कितनी सजा होगी? 1 साल का कारावास या 20,000 रुपए जुर्माने या दोनों। ध्यान रखना, 1 साल का कारावास, 20,000 रुपए जुर्माने या दोनों इसमें सजा होगी। और अपराध का विचारण कौन करेगा, कौन ट्रायल करेगा? जिस मजिस्ट्रेट ने प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया वही इस ऑफेंस का ट्रायल करेगा, ठीक है। और ऐसा ऑफेंस का ट्रायल करेगा ना तो वे क्या क्या चार्ज फ्रेम कर सकता है? 498A और दहेज, ये है ना, ये डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट की ऑफेंस का चार्ज भी, ये चार्ज भी फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है। अब आ जाओ सेक्शन 32 में आ जाओ, कॉग्निजेंस एंड प्रूफ। तो ये सेक्शन 31 के दिन कोई भी ऑफेंस होगा ना, कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। 31 के दिन कोई भी ऑफेंस किया ना, प्रोटेक्शन ऑफिसर का फॉलो नहीं किया, तो कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल होगा। और इसमें दूसरे क्लोज में कह रहा है कि अपॉन द सोल टेस्टिमोनी ऑफ द अग्राइव पर्सन द कोर्ट में कंक्लूड दैट, मतलब केवल अग्राइव पर्सन के टेस्टिमोनी पर ही कोर्ट क्या करेगा, कंक्लूड कर देगा 31 के दिन ऑफेंस हुआ है, और कोई एविडेंस की जरूरत नहीं है, कोर्ट ने कह दिया हम तो उस पर ही कर लेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना। और सेक्शन 33 में देखो, सेक्शन 33 में प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए, यदि प्रोटेक्शन ऑफिसर अपनी ड्यूटीज को फॉलो नहीं करता तो वो भी ऑफेंस है, और उसके लिए भी 1 साल की सजा या 10,000 रुपए जुर्माने या दोनों से पनिश किया जाएगा। लेकिन प्रोटेक्शन ऑफिसर ने कोई ऑफेंस किया तो उसका कॉग्निजेंस कोर्ट कब लेगा? जब तक कि क्या हो, गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन ना हो। तो गवर्नमेंट की सैंक्शन, स्टेट गवर्नमेंट या उसके प्राधिकारी व्यक्ति द्वारा कोई भी कंप्लेंट तब तक नहीं लेगा जब तक गवर्नमेंट की सैंक्शन नहीं आ जाती, तब तक उसका कंप्लेंट नहीं ले सकता। अब देखो, अब हेडिंग है 35 में क्या कह रहा है, 35 में कह रहा है कि गुड फेथ के बारे में प्रोविजन कह रहा है, गुड फेथ। और ये 36 में क्या कह रहा है, अदर एक्ट को कोई भी ये डिरोगेशन नहीं करेगा, अल्पीकरण नहीं करेगा। और 37 में कह रहा है कि केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति है 37 में। और नियम किसके समक्ष रखेगी केंद्र सरकार? ये 30 दिन के अंदर सदन के समक्ष रखेगी। केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति और 30 दिन के अंदर सदन के समक्ष ये नियम रखेगी। और ये हो गया आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कंप्लीट। इसमें देखो एक दो केस है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसको नोट डाउन करके रखूंगा वो केस। और इसमें, और ये ध्यान रखना, ये कोसाई क्रिमिनल एक्ट है, मतलब इसमें सिविल भी रेमेडी है, क्रिमिनल भी रेमेडी है, तो उसको कोसाई क्रिमिनल एक्ट भी कहते हैं इसमें। क्योंकि देखो, क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा ना, सेक्शन 31 में भी पनिशमेंट दे रखा है इसमें। वहां पर यदि हमने प्रोटेक्शन ऑर्डर या फिर इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर को फॉलो नहीं करे, और ये सेक्शन 33 में भी पनिशमेंट दे रखा है, क्योंकि सिविल है तो सिविल, लेकिन पनिशमेंट भी दे रखा है, तो कोसाई क्रिमिनल हो गया ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पनिशमेंट का भी प्रोविजन है। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कंप्लीट हो गया। अब बाकी हम नेक्स्ट क्लास में, सर कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।